नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम राज्य के नीति निदेशक तत्व को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से विस्तृत व्याख्या के साथ क्लास को कंप्लीट करेंगे। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी लेकर आए हैं जो आपको क्लास के अंत में करवाएंगे। तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीति निदेशक तत्व क्या है। नीति निदेशक तत्व राज्य के क्यों दिए गए, क्यों हमारे संविधान निर्माता ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को दिए। तो आज की क्लास में हम पहले पृष्ठभूमि, परिचय, सब कुछ पहले बहुत अच्छे से समझ लेंगे, फिर उनके अनुच्छेद को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो नीति निदेशक तत्व वे संवैधानिक निर्देश हैं जो कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिए गए हैं। यानी कि राज्य को क्या दिए गए हैं कि व्यक्ति के जीवन स्तर को क्या करना है, उनका देखभाल करना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना, ये राज्य का दायित्व है। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, राज्य को सिर्फ निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ निर्देश दिए हैं कि आपको अपने राज्य के नागरिकों की देखभाल कैसे करनी है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में उन्होंने रखा है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं किस भाग में है, किस भाग में दिए गए। तो अनुच्छेद 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 4 में दिए गए हैं और भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। तो भाग 4 है आपका, अनुच्छेद 36 से 51 है। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे देश के नागरिकों ने या हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से लिए थे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए थे। वहीं के प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने देश में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू किया और राज्य को एक क्या दिया, एक दायित्व दिया। ये बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए कि राज्य करेगा, लेकिन उनको एक जिम्मेदारी दी कि आप अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, उनके जीवन स्तर को उच्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनका उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, आप इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये सकारात्मक प्रकृति के, क्योंकि राज्य को सकारात्मक तरीके से दिए गए हैं, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, क्योंकि राज्य का दायित्व तो दिया गया है, लेकिन राज्य के ऊपर आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते हो, कोई बाध्यकारी नहीं कि राज्य करेगा ही करेगा। ठीक है, और शासन के लिए बहुत मूलभूत है, शासन में इनका बहुत योगदान है। ये बहुत जरूरी है, हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत जरूरी है। एक राज्य को चलाने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत जरूरी हैं। अब राज्य को कानून और नीतियां बनाने में क्या देते हैं, दिशा देते हैं। सामाजिक, आर्थिक और न्याय स्थापित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो सामाजिक, आर्थिक, न्याय स्थापित करना इनका प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। न्यायालय बाध्यकारी नहीं है, न्यायालय इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि आपको ये करना है। ये राज्य का दायित्व है, राज्य को सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तो राज्य का दायित्व है कि आप इनको अपनी जिम्मेदारी के तरीके आप अपने नागरिक के उच्च स्तर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उनके जीवन स्तर को उच्च रखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। ये हमारे राज्य का दायित्व है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण क्या है।
तो देखिए कुछ हमारे समाजवादी सिद्धांत हैं, कुछ गांधीवादी सिद्धांत हैं, कुछ हमारे उदारवादी सिद्धांत। तो ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हमारे दिए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमारे समाजवादी हैं, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं या उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो इसी क्लास में हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने पर जोर दिया गया, यानी कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, इस पर जोर दिया गया। तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हमारे, अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43A दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते गांधीवादी विचारधारा से संबंधित कौन है। तो गांधी जी के विचारों से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं वो अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 दिए गए हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब हम उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात करते तो आधुनिक और उदार विचारों से संबंधित सिद्धांत जो दिए गए अनुच्छेद 44, 45, 48 से 49, 50 और 51 में दिए गए हैं। चलिए अब हम एक एक करके सारे अनुच्छेद को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा क्या है, अनुभाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो संविधान के भाग 3 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तब आपको भाग 3 के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। अनुच्छेद 37 की बात करते हो तो इसकी प्रकृति कैसी है, नीति निदेशक तत्व की प्रकृति है कि न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। आप न्यायालय नहीं जा सकते हो कि शासन में मूलभूत तो हैं लेकिन आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 की बात करें तो सामाजिक न्याय की बात करता है। ये अनुच्छेद हमारे सामाजिक न्याय की बात करता है। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था को बनाएगा, ये राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 39 क्या कहते हैं, राज्य की नीति कैसी होगी, पर्याप्त आजीविका, समान वेतन, संसाधनों का उचित वितरण और धन के संकेंद्रण पर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। यानी पर्याप्त आजीविका, सभी को पर्याप्त आजीविका मिलेगी, जितना आप काम करेंगे उतनी आपको आजीविका मिलेगी। समान वेतन दिया जाएगा, पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संसाधन जितने हैं सभी को उचित वितरण किए जाएंगे और धन का संकेंद्रण भी किया जाएगा। 39A की बात करते तो समान न्याय होगा, सभी को समान न्याय और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना, यानी सभी के साथ समान न्याय करना और जो हमारे गरीब तबके के लोग आएंगे उनको निःशुल्क कानूनी सहायता देना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। तो 39A हमारा समान न्याय से संबंधित अनुच्छेद है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाई बनाना, यानी ग्राम पंचायत हर गांव में होनी चाहिए, यानी 5 गांव को मिलाकर बनती ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत सीधे सरकार से जुड़ जाएगी ताकि गांव के ग्रामीण नागरिकों के हितों की क्या हो, रक्षा हो, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। इसलिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं तो काम एवं सहायता, आर्थिक क्षमता के अनुसार काम, शिक्षा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि में सभी की सहायता करना। यानी शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था में उनकी क्षमता के अनुसार क्या करना, उनकी सहायता करना। बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता देना, वृद्धावस्था में उनकी सहायता करना, उनके लिए अस्पताल खोलना, बीमारी आदि में उनके लिए अस्पताल खोलना, ये राज्य का परम दायित्व है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की, श्रमिक कल्याण, मतलब मानवीय कार्यदशाएं और मातृत्व राहत सुनिश्चित करना है। मानवीय कार्यदशाएं मतलब जैसे किसी को समस्या है तो उसको राहत प्रदान करना, और मातृत्व राहत, जब कोई माँ बच्चे को जन्म देगी तो मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तो मातृत्व अवकाश अनुच्छेद 42 के तहत श्रमिक कल्याण के तहत दिया जाता है।
अनुच्छेद 43 की बात करें तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन देना, यानी श्रमिकों से आप काम करा रहे हो तो उनके सम्मानजनक जीवन स्तर देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो श्रमिकों के जितना आप वर्क करा रहे हो उसके हिसाब से तो उनको उचित वेतन दीजिए, ये हमारे राज्य का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन देना। तो आपको यहाँ तक सारे अनुच्छेद क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43A, श्रमिक भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। जो उद्योग है वहाँ पर श्रमिक की भागीदारी कैसी होगी, ये आपको सुनिश्चित करना है अनुच्छेद 43A के तहत। अनुच्छेद 43B क्या कहता है? सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना भी राज्य का दायित्व है। तो अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, तो समान नागरिक संहिता, यानी पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रयास करना राज्य का दायित्व होगा। तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो 6 वर्ष से कम के जो बच्चे होंगे उनकी प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना अनुच्छेद 45 में दिया गया है, और राज्य का दायित्व है कि 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनकी देखभाल करना भी हमारे राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? कमजोर वर्ग, यानी SC ST और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भी हमारे राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 है आपका पोषण और स्वास्थ्य। पोषण और जीवन स्तर को बढ़ावा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी व्यक्ति के पोषण और जीवन स्तर को क्या करना है? बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, जैसे तरह तरह के अस्पताल खोलना, ताकि यदि कोई व्यक्ति किसी के पास पैसे नहीं है तो जाकर वहाँ पर इलाज करा सके, ये भी राज्य का दायित्व होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, तो कृषि एवं पशुपालन। कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक बनाना और पशुधन की नस्लों को संरक्षण करना। तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको कृषि पशुपालन। अनुच्छेद 48 आपको अच्छे से याद रखना है, ये हमारे राज्य का दायित्व। अनुच्छेद 48A के बारे में बात करेंगे तो पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व है। अब हम बात करते हैं 49 की। अनुच्छेद 49 स्मारक संरक्षण, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व जैसे हिस्टोरिकल हमारी इमारतें हो गई, उनकी रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? आपके किसके पास है? राज्य के पास है। उनको धरोहर के रूप में आप संभालिए, और ये परम कर्तव्य भी है आपका। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 है स्मारक संरक्षण से। अब हम न्यायपालिका अनुच्छेद 50 को पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करना, जैसे न्यायपालिका का काम अलग होगा और कार्यपालिका का काम अलग होगा। विधायिका अलग काम, विधायिका कानून बनाएगी, न्यायपालिका उसकी जांच करेगी। ऐसा ना हो ऐसा कोई कानून बन जाए जिससे मतलब नागरिकों के हितों का अहित हो जाए नागरिकों के साथ, इसलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि, शांति सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच में सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय देश हो गए हमारे, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, तो यहाँ के साथ हम मैत्रीपूर्ण संबंध रखें और राष्ट्रों के बीच में सम्मानजनक शब्दों को बढ़ावा दें, संबंधों को बढ़ावा दें, ताकि कभी भी हमारे देश में कोई भी अनैतिक दुर्घटना ना हो और नागरिकों के हितों की रक्षा होती रहे। ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ भी कर लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद किस में है? 4 में दिए गए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और मुझे पता चलेगा कि आपने कितनी क्लास को वॉच किया है, कितना देखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है। हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 48A में है। तो देखिए आप आज आपके राज्य के नीति निश्चय तत्व कंप्लीट हो गए अच्छे से। आपने अच्छे से इम्पॉर्टेंट MCQ भी कर लिए। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कल किस टॉपिक की क्लास चाहिए आप हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।